नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छोटे शहरों में स्टार्टअप संस्कृति का प्रसार उज्जवल भविष्य का संकेत। पुराने तौर तरीके छोड़कर नई राह खोजने के लिए उन्होंने युवाओं की सराहना की। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ानों के स्थगन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। केरल में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज से रात का कर्फ्यू। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रॉकेट हमले में 6 नागरिकों की मृत्यु। अमेरिका के ड्रोन हमले में इस्लामिक स्टेट खोरासान के आत्मघाती हमलावर मारे गए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लखेड़ा ने महिलाओं की 10 मीटर निशानेबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में रजत पदक विजेता निषाद कुमार को 1 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। समाचार प्रभात में चंद्रिका जोशी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397804 और 1075 पर संपर्क करें। देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष के समारोह आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी शुरू की है। इंडिया पोस्ट इस कार्यक्रम के प्रसारण में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ का आज का प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में बनाए गए कौन से अधिनियम को काला कानून के नाम से जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में बनाए गए कौन से अधिनियम को काला कानून के नाम से जाना जाता है? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसे दोबारा सुन लें, अमृत महोत्सव quiz@gmail.com। आज अपने जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी अपने जवाब भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8826546262। किसी एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कार भी दिया जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर अपने जवाब
भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छोटे शहरों में स्टार्टअप संस्कृति का प्रसार उज्जवल भविष्य का संकेत है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में युवाओं की धारणा में बदलाव आ चुका है और आज का युवा कुछ नया करना चाहता है। आज जहां भी देखो, किसी भी परिवार में जाओ, कितना ही संपन्न परिवार हो, पढ़े लिखे परिवार हो, लेकिन अगर परिवार में नौजवान से बात करो तो वो क्या कहता है? वो अपने पारिवारिक जो परंपराओं से हट करके कहता है मैं तो स्टार्टअप करूंगा, स्टार्टअप्स में चला जाऊंगा। यानी रिस्क लेने के लिए उसका मन उछल रहा है। आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है। अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के सरकार के कदम का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में अंतरिक्ष से जुड़े स्टार्टअप अधिक संख्या में आएंगे और भारतीय युवा बड़ी संख्या में उपग्रह विकसित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से कोविड रोधी टीके लगवाने का आग्रह करते हुए दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र याद दिलाया। श्री मोदी ने देशवासियों से खेलों को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हाल में संपन्न ओलंपिक से देश में खेलों को जो गति मिली है उसे हर स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ओलंपिक ने बहुत बड़ा प्रभाव पैदा किया है। ओलंपिक के खेल पूरे हुए, अभी पैरालंपिक चल रहा है। देश को हमारे इस खेल जगत में जो कुछ भी हुआ विश्व की तुलना में भले कम होगा, लेकिन विश्वास भरने के लिए तो बहुत कुछ हुआ। आज युवा सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ देख ही रहा ऐसा नहीं है, लेकिन वह उससे जुड़ी संभावनाओं की भी ओर देख रहा है। अब वो कन्वेंशनल चीजों से आगे जाकर न्यू डिसिप्लिन को अपना रहा है। सरकार ने भारत से रवाना होने वाली और आने वाली निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी है, लेकिन सक्षम अधिकारी की अनुमति से प्रति मामले की स्थिति के आधार पर कुछ चुनिंदा मार्गों पर निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन हो सकता है। भारत में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष 31 मार्च से बंद हैं, लेकिन वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमारात, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित करीब 25 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है। 2 देशों के बीच एयर बबल समझौते के अंतर्गत इन देशों की विमान कंपनियां दोनों देशों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित कर सकती हैं। केरल में कोविड रोगियों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि आज से राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। कल राज्य में 31,265 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 153 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में लगातार 4 दिनों से प्रतिदिन 30,000 से अधिक लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं। केरल सरकार ने कोविड के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने केरल का दौरा किया था और राज्य के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केरल के लिए 3 अरब 2 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 63 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 73,80,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में स्वस्थ होने की दर 97.53% हो गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छोटे शहरों में स्टार्टअप संस्कृति का प्रसार उज्जवल भविष्य का संकेत। पुराने तौर तरीके छोड़कर नई राह खोजने के लिए उन्होंने युवाओं की सराहना की।
सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ानों के स्थगन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। केरल में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज से रात का कर्फ्यू। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रॉकेट हमले में 6 नागरिकों की मृत्यु। अमेरिका के ड्रोन हमले में इस्लामिक स्टेट खुरासान के आत्मघाती हमलावर मारे गए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लखेड़ा ने महिलाओं की 10 मीटर निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में रजत पदक विजेता निषाद कुमार को 1 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। और भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने कहा है कि काबुल में कल किया गया उसका ड्रोन हमला हवाई अड्डे पर आतंकवादी खतरे को समाप्त करने में सफल रहा। हवाई अड्डे पर लोगों को निकालने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कैप्टन बिल अर्बन ने विश्वास व्यक्त किया कि जिस वाहन को निशाना बनाकर हमला किया गया था वो पूरी तरह नष्ट हो गया। इस वाहन में आईएसआईएस खुरासान का एक आत्मघाती आतंकवादी था और इसमें भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री लदी थी। इस बीच अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे को निशाना बनाकर दागे गए रॉकेट हमले का निशाना चूक गया। ये रॉकेट रिहायशी इलाके में एक मकान पर गिरा जिसमें दो व्यक्ति और 4 बच्चे मारे गए। किसी भी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तालिबान और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने विस्फोट के बारे में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रपत्रों की समय सीमा बढ़ा दी है। इन प्रपत्रों को ऑनलाइन भरे जाने पर करदाताओं को हो रही कठिनाइयों के बारे में खबरें मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है। मंत्रालय ने विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख से बढ़ाकर इस वर्ष 30 नवंबर कर दी है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। ये सम्मेलन आज से गुजरात में केवड़िया में शुरू होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात के महिला और बाल विकास मंत्री श्री गणपत सिंह वसावा और राज्य मंत्री विभावरीबेन दवे ने केवड़िया में होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। आज पहले दिन सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी गणमान्य व्यक्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करेंगे। मंगलवार की सुबह केवड़िया के टेंट सिटी में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करेंगी। यह सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श होने वाला है इसमें मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति शामिल है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महिला और बाल विकास मंत्रालय अगले महीने पूरे देश में पोषण माह मनाएगा। पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने का सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस वर्ष पोषण माह के दौरान गतिविधियों में आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूल परिसरों, ग्राम पंचायतों जैसे उपलब्ध स्थानों पर सभी हितधारकों द्वारा पोषण वाटिका के लिए पौधारोपण अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के लिए वर्तमान वित्त वर्ष से वर्ष 2025-26 की अवधि में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान देने और उसके उपयोग के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त आयोग ने इस अवधि में जल और साफ सफाई के लिए पंचायतों को 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान देने की सिफारिश की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा कल महाराष्ट्र में
कोंकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग में संपन्न हुई। 10 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा के समापन पर श्री राणे ने लोगों को संबोधित किया और आश्वासन दिया कि केंद्र की योजनाओं की सहायता से सिंधुदुर्ग जिले का विकास किया जाएगा। एक रिपोर्ट। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने कहा कि वे सिंधुदुर्ग जिले को न केवल महाराष्ट्र का बल्कि देश का सबसे संपन्न जिला बनाएंगे। जिले में 200 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रशिक्षण केंद्र बनाने की उन्होंने घोषणा की। उन्होंने सिंधुदुर्ग जिले के युवाओं को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर उद्यमी बनने के लिए आगे आने का आह्वान किया और उन्हें सभी प्रकार की सहायता मुहैया करने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर तथा भाजपा के अन्य नेता इस समय उपस्थित थे। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। लद्दाख में लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज अहमद खान और करगिल के उपायुक्त संतोष सुखदेव ने कल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में दुबई के लिए लद्दाखी खुबानी के निर्यात की पहली खेप को रवाना किया। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये कार्यक्रम करगिल के लिए मील का पत्थर बन गया है। आज पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और श्री कृष्ण जन्म मंदिर सहित हजारों मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने भी रात के कोविड कर्फ्यू में ढील दिया है। कृष्ण की नगरी मथुरा में मंदिरों को खूबसूरत लाइटों और फूलों से सजाया गया है। भगवान की नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद है जो कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रभु के दर्शन कर रही है। प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में भी अन्य श्रद्धालुओं के साथ ही बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद मथुरा पहुंचेंगे और यहां जन्माष्टमी कार्यक्रम में भाग लेने वाले वो पहले मुख्यमंत्री होंगे। राज्य सरकार ने रात्रिकालीन कोविड कर्फ्यू में उन स्थानों पर छूट दी है जहां पर पारंपरिक तौर पर जन्माष्टमी का आयोजन किया जाता है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षा के प्रति समर्पण का त्योहार है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार भगवान कृष्ण के संदेश को आत्मसात करने का अवसर है जिसमें पवित्रता, सच्चाई और कर्तव्य की भावना पर जोर दिया गया है। उन्होंने कामना की कि भगवान कृष्ण के जीवन के सभी शाश्वत मूल्य हम सभी को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल कहा था कि जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का त्योहार है और लोग नटखट कन्हैया से लेकर कृष्ण के विराट स्वरूप तक भगवान के सभी रूपों से परिचित हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कला, सुंदरता या आकर्षण हो, भगवान कृष्ण सर्वत्र हैं। उन्होंने कहा कि केवल इसी त्योहार में ही नहीं बल्कि प्रत्येक त्योहार में एक संदेश और संस्कार होता है। श्री मोदी ने कहा कि हमें केवल समझना ही नहीं है बल्कि इसके साथ रहना है और इस विरासत को आगे की पीढ़ियों को सौंपना है। जन्माष्टमी का ये पर्व यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व। हम भगवान के सब स्वरूपों से परिचित हैं। नटखट कन्हैया से लेकर के विराट रूप धारण करने वाले कृष्ण तक, शास्त्र सामर्थ्य से लेकर के शस्त्र सामर्थ्य वाले कृष्ण तक, कला हो, सौंदर्य हो, माधुर्य हो, कहाँ कहाँ कृष्ण है। हम अपने पर्व मनाएं, उसकी वैज्ञानिकता को समझें, विरासत के रूप में उसे आगे बढ़ाना भी है। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अब टोक्यो पैरालंपिक की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में भारत की अवनी लखेड़ा ने
स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अवनी 249.6 अंकों के साथ शीर्ष पर रहीं। इससे पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 1 कांस्य के साथ 3 पदक देश के नाम किए थे। टेबल टेनिस में भाविनाबेन हसमुख भाई पटेल ने रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में निषाद कुमार ने 2.06 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक देश के नाम किया। पुरुषों की चक्का फेंक प्रतियोगिता में विनोद कुमार ने 19.91 मीटर चक्का फेंक कर कांस्य पदक जीता। पुरुषों के क्वालिफिकेशन राउंड में दीपक और स्वरूप महावीर भी निशाने लगा रहे हैं। भाला फेंक स्पर्धा में इस समय देवेंद्र झांझरिया, सुंदर सिंह गुर्जर और अजीत सिंह पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पुरुषों की चक्का फेंक में इस समय योगेश कथुनिया भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर 35वें स्थान पर है। चीन 47 स्वर्ण के साथ पहले, ब्रिटेन 24 स्वर्ण के साथ दूसरे और अमेरिका 15 स्वर्ण जीतकर तीसरे स्थान पर है। इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने निषाद कुमार के टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर उन्हें 1 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी और ओडिशा के दिवंगत मुख्यमंत्री विनायक आचार्य की। इनका जन्म 30 अगस्त 1918 को ओडिशा के बरहमपुर में हुआ था। इन्हें प्यार से ओडिशा का अजात शत्रु कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों का ही नहीं दुश्मनों का भी दिल जीत ले। खद्दरधारी विनायक आचार्य सीधे साधे और मृदुभाषी व्यक्ति थे। विनायक आचार्य ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन का बरहमपुर पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने ओडिशा के चहुमुखी विकास के सभी चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक योगदान की विशेष सराहना की जाती है। वे अपने हेडमास्टर पिता रघुनाथ आचार्य और समकालीन साहित्यकार रामचंद्र आचार्य से अत्यधिक प्रभावित थे। तू ही भूमि पवित्र भारत भूमि तोहर संतान आम्हे अटूट रहे। विनायक स्वच्छंद प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और ब्रिटिश शासन में सरकारी नौकरी करने में उनकी कभी कोई रुचि नहीं रही। इसलिए हिंजलीकट में गैर सरकारी हाई स्कूल में नौकरी करने लगे। बाद में वे बरहमपुर नगर निगम हाई स्कूल में सहायक शिक्षक नियुक्त हुए। दृढ़ता उनका प्रमुख गुण था और वे अपने क्षेत्र में बहुत विश्वसनीय और व्यवहारिक नेता थे। समाजवाद की तरफ आकर्षित विनायक आचार्य सच्चे गांधीवादी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जरूरी सूचना पहुंचाने के लिए संदेशवाहक का कार्य किया। प्रसिद्ध गांधीवादी और ओडिशा में केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के न्यासी डॉक्टर विश्वजीत रॉय ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में महान स्वाधीनता सेनानी विनायक आचार्य के योगदान को याद किया। जब अंग्रेज भारत छोड़ो कार्यक्रम शुरू हुआ और उसमें पूरा देश के साथ साथ ओडिशा भी उस आंदोलन में कूच पड़ा, उसी समय में विनायक आचार्य जी और उनके बड़े भाई सत्यनारायण आचार्य जी, ये दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। जो संग्रामी जेल जाते थे के परिवार को मदद करने का काम किया। स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब देश को आजादी मिली, शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। विनायक आचार्य ने ओडिशा की शैक्षिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अच्छे शिक्षक के रूप में लोकप्रिय थे। उन्हें बरहमपुर और गंजम जिले के ही नहीं बल्कि संपूर्ण ओडिशा के विद्यार्थी पसंद करते थे। सभी उन्हें प्रेम से बीनू मास्टर कहते थे। इस दौरान उन्होंने समाज के वंचित लोगों की सहायता के लिए नवोत्कल सेवा संघ का गठन किया। उन्हीं की पहल से गरीब विद्यार्थियों के सहायता के लिए हरिदाखंडी मठ की स्थापना हुई।
उन्होंने दलित समाज के हित के लिए भी कार्य किए और उनके साथ भोजन करके नई परंपरा शुरू की। विनायक आचार्य शिक्षा के विकास, देश की संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और वर्ग भेद के उन्मूलन के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। 1976 से 1977 तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विनायक आचार्य ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और पूरे प्रयास किए कि बच्चे स्कूल की पढ़ाई बीच में न छोड़ें। 11 दिसंबर 1983 को आचार्य का निधन हो गया, लेकिन उनके कार्य आज भी प्रेरणा बने हुए हैं। राष्ट्र हित में निस्वार्थ सेवा भाव के लिए विनायक आचार्य लोगों के दिलों में आज भी जीवित हैं। समाज सुधारों के लिए उनका उत्साह लोगों को सदैव समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। हालांकि लेह और मुजफ्फराबाद में दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल और अगरतला में बादल छाए रहेंगे। ईटानगर में भारी बारिश हो सकती है। पोर्ट ब्लेयर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। चंद्रिका, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी विमलेंदु, काबुल हवाई अड्डे के पास आत्मघाती हमलावर पर अमेरिकी हमला अखबारों की अहम खबर है। आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के मन की बात पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, देश में विकसित हो रही है स्टार्टअप संस्कृति। हिन्दुस्तान लिखता है, टेक्सटाइल क्षेत्र को उत्पादन रहित आधारित प्रोत्साहन योजना में एक और राहत की संभावना। और अयोध्या में रामायण सम्मेलन के शुभारंभ पर राष्ट्रपति के संबोधन को अमर उजाला ने सचित्र प्रकाशित किया है। कोविंद ने कहा, सबके राम, सब में राम। बुलेटिन समाप्त करने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में बनाए गए कौन से अधिनियम को काला कानून नाम से जाना जाता है? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर भेज सकते हैं। आप अपने जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी जवाब भेज सकते हैं। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छोटे शहरों में स्टार्टअप संस्कृति का प्रसार उज्जवल भविष्य का संकेत। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ानों के स्थगन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। केरल में कोविड मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए आज से रात का कर्फ्यू। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लखेरा ने महिलाओं की 10 मीटर निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में रजत पदक विजेता निशांत कुमार को 1 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।